तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि जो जर्नलिज्म है या फिर पत्रकारिता है उसका उदय कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हम लोग देखते हैं। और उसमें सबसे पहले हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन देखा कि किस तरीके से जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट या पत्रकारिता का ये कॉन्सेप्ट आया। देन फिर हम लोगों ने एक कोरिलेशन के लिए एक इंडिया वाला पार्ट देखा। एंड देन अब हम लोग उसमें जो उसका नेक्स्ट पार्ट बचता है, उत्तराखंड में पत्रकारिता का उदय या राइजिंग ऑफ जर्नलिज्म इन उत्तराखंड। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है, आप एक हेडिंग डाल लीजिएगा, उत्तराखंड में पत्रकारिता का उदय या फिर राइजिंग ऑफ जर्नलिज्म इन यूके। ये टॉपिक थोड़ा सा फैक्चुअल ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि कंप्लीट फैक्चुअल है, समझ भी है। तो एक एक पार्ट इसके थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर जो जर्नलिज्म हम लोग देखते हैं वो हम अलग अलग स्टेप्स में देखते हैं, उसके अलग अलग चरण या फिर स्टेप्स हम लोगों को देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग वो अलग अलग उसके स्टेप्स देखेंगे। देन फिर हम लोग देखेंगे कि इस पत्रकारिता का इम्पैक्ट या फिर प्रभाव क्या पड़ा हमारे स्पेशल उत्तराखंड पर। एंड देन फिर लास्ट में कुछ इनसे रिलेटेड फैक्चुअल डेटा बचेगा, फैक्ट्स जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो हम लोग बात करेंगे 3 पोर्शन में। अब हम लोग इस टॉपिक के अंदर जो कोर चीजें हैं वो आपके समझ में आ चुकी हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या रहे हैं वो हम लोग बात करके आ चुके हैं। एक एक पर बात करते हैं। देखो, हम अपने उत्तराखंड के अंदर बेसिकली इस जर्नलिज्म को 3 स्टेप में देखते हैं। अच्छा, हम ये बात करके आ चुके हैं कि जर्नलिज्म का मतलब क्या है। तो यहां हम स्पेशल इस जर्नलिज्म का मतलब 3 चीजों से लेकर के चल रहे हैं अभी, जिसका बेस है प्रिंट मीडिया। हम लोगों ने बात की थी, जिसमें हम लोगों ने स्पेशल जो न्यूज़पेपर हैं या समाचार पत्र हैं या फिर पत्र हैं, हम लेटर्स की बात करते हैं, हम इसमें पुस्तक की बात कर रहे हैं, हम इसके अंदर मैगजीन या फिर पत्रिका की बात करते हैं। ये हम पहले बात करके आ चुके हैं। तो यहाँ जर्नलिज्म कहने का मतलब हम इनके ओरिएंटेड घूम रहे हैं। तो इन सब का जो हमारे उत्तराखंड के अंदर एक तरीके से उदय हुआ है, राइजिंग हुआ है, वो हम 3 स्टेप में देख रहे हैं। एक सबसे पहले स्टेप 1842 से स्टार्ट करते हैं और 19 तक चलता है। 1842 से और 1900 तक का एक फेस हम लोग को देखने को मिलता है। वैसे आमतौर पर कहीं कहीं आपको 1878 वर्नाकुलर एक्ट से भी देखने को मिलता है, बट हम इसको 19 तक की बात करेंगे। देन फिर एक जो दूसरा हम स्टेप देखते हैं 1900 से और 1939 बिफोर वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से पहले तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये टाइम ड्यूरेशन वो था जिसमें सबसे ज्यादा हम लोगों को न्यूज़पेपर अपने उत्तराखंड के अंदर देखने को मिले। एंड देन फिर जो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1939 से और फिर 1947 तक का एक और फेस, जहां इन सब के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। तो बेसिकली 3 पार्ट में हम लोगों ने ये पोर्शन डिवाइड किया है। इस 3 पार्ट के पीछे के कुछ थोड़े से कारण अगर हम लोग समझ लें तो ये पोर्शन समझना हमको आसान हो जाएगा। देखो, हमेशा अगर कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को पढ़नी है तो उसके पीछे के कारणों को आप लोगों को समझना ज़रूरी होता है। वो कारण शायद आपके एग्ज़ाम में ना आए, लेकिन आपकी समझ ज़रूर बना देते हैं उस टॉपिक के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर। देखो,
छोटी कॉमन सी बात है, ये एक नया ऐसा दौर है, जैसे हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी कि सबसे पहली बार जो आपके जो थॉट्स थे, जो आपकी आइडियोलॉजी थी, जो आपके थॉट्स कहे जाते हैं, वो थॉट्स सबसे पहली बार पेश किए गए थे धार्मिक धार्मिक जो मान्यताएं हैं आपकी, या फिर रिलीजियस आइडियोलॉजी के बेस पर। वो बात हमने की कि पोर्चुगीज से कहानी स्टार्ट हुई थी और फिर धीरे धीरे लोगों ने इसके अलग अलग डायमेंशंस पर काम करना शुरू कर दिया था। और उन्हीं डायमेंशंस में यहाँ पहली बार हमको राजनीतिक एक जो विचारधारा है, वो राजनीतिक विचारधारा का यूज होते हुए देखने को मिला बड़े वास्ट लेवल पर। जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को हम लोगों ने बड़े वास्ट लेवल पर देखा और एकदम से वो ग्राफ आगे की तरफ बढ़ा। स्पेशल से टूल्स क्या थे, ये चार जो टूल्स मैंने आपको बताया कि बुक है, मैगजीन है, पत्र है, लेटर है या न्यूज़पेपर है, उनके बेस पर इन आइडियोलॉजी को बहुत तेजी के साथ समाज के अंदर आगे इंपोज किया गया। तो इसमें हम, जैसे हम लोगों ने कल भी बात की थी, हम जितनी भी बात करेंगे वो सब की सब बात करेंगे मोस्टली आइडियोलॉजी के बेस पर। और ये आइडियोलॉजी कहाँ, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का बेस है। बट स्टार्टिंग का जो फेज था, इस स्टार्टिंग के फेज में हमारे उत्तराखंड के अंदर भी अगर देखा जाए तो धार्मिक आधार, जो धार्मिक आइडियोलॉजी थी या फिर धार्मिक जो विचार थे, धार्मिक विचार पर तो काम किया गया था, लेकिन औसतन बहुत कम काम किया गया था। काम किया गया था सबसे ज्यादा राजनीतिक विचार पर। जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेस पर सबसे ज्यादा काम किया गया था। और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को भी सबसे ज्यादा जो इम्प्लीमेंट किया गया या फिर जो कंट्रोल था इस टाइम ड्यूरेशन में, जो इस पत्रकारिता, इस जर्नलिज्म के ऊपर जो मैक्सिमम 90% कंट्रोल था, वो ब्रिटिशर्स का ही था या फिर अंग्रेजों का था। और यहां पर हम ब्रिटिशर्स कह रहे हैं तो ब्रिटिशर्स कहने का मतलब हम उन सब यूरोपियंस की बात कर रहे हैं जो अपने देश के अंदर थे। यहां मेरा एक थोड़ी देर के लिए कहने का सेंस ये है, इस यूरोपियन के अंदर हम फ्रांसीस भी देख रहे हैं, हम आयरिश भी देख रहे हैं, हम पोर्चुगीज भी देख रहे हैं। हम अभी थोड़ी देर के लिए उसका सेंस यहां पर ले रहे हैं। लेकिन अगर हम स्पेशल अपने उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर बेसिकली डोमिनेंस था, कंट्रोल था, तो यहाँ पोर्चुगीज को तो वो अलाउ नहीं करेंगे, पुर्तगालियों को अलाउ नहीं करेंगे, फ्रांसीसियों को अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आयरिश जैसे जो लोग हैं जो उनकी टेरिटरी के अंदर ही आते थे, इनको ये अलाउ कर दिया करते थे। तो आप ही थोड़ी सी बात समझिएगा, अगर यहाँ पर वहाँ के रहने वाले लोग आएंगे, जैसे आयरलैंड के आयरिश हो गए या फिर स्कॉटलैंड के जो लोग हैं, वो अगर यहाँ पर आकर के रहेंगे, तो चूंकि वहां पर उन लोगों का प्रोटेस्ट चलता है, किसके, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स लॉ, ब्रिटिशर्स के कानून के तहत प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं आती है क्योंकि वो कानून के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। और यहाँ हमको ब्रिटिशर्स के कानून का पता ही नहीं है कि क्या इनके कानून है, क्योंकि हम लोग इतने पढ़े लिखे ही नहीं थे, और जो पढ़े लिखे हुआ भी करते थे तो वो टॉप लेवल पर ही काम किया करते थे, ग्राउंड लेवल पर इतना ज्यादा काम नहीं होता था स्टार्टिंग के फेज में। तो स्टार्टिंग के फेज में हमको ये जो बातें थी ब्रिटिशर्स के बारे में, ये वहीं के रहने वाले लोगों ने हमारे यहाँ पर आकर के बतानी स्टार्ट की थी, जिसकी वजह से, और बताई भी कैसे, उन्होंने यहां आकर के अपनी इस आइडियोलॉजी के बेस पर न्यूज़पेपर या फिर अखबार छापने शुरू किए थे। दैट्स वाई हम इस वाले फेज के अंदर अगर देखते हैं, एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखें, तो इस वाले फेज में जितने भी हम लोग न्यूज़पेपर देखते हैं, मैक्सिमम जो न्यूज़पेपर देखते हैं, उन मैक्सिमम न्यूज़पेपर में हम विदेशी लोगों के नाम ही पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने उत्तराखंड की ही बात करें तो उत्तराखंड में सबसे पहले न्यूज़पेपर 1842 में निकल के आया, जिसको द हिल्स नाम दिया गया था।
द हिल्स के नाम से आप ये न्यूज़पेपर देखते हैं। वैसे अभी हम लोग हर एक के बारे में अलग अलग से बात करेंगे कि इनके ऑथर क्या है, इनकी बेसिकली आइडियोलॉजी क्या थी, इसकी अखबार की लैंग्वेज क्या थी, तो वो अभी हम लोग बात करेंगे इसी के ही पोर्शन के अंदर। या फिर साथ साथ में हम लोग बात करते हैं, जैसे द हिल के बारे में बात करें तो जॉन मैकिनन साहब थे जिन्होंने इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था। कौन? जॉन मैकिनन। जॉन मैकिनन थे जिन्होंने इस न्यूज़पेपर पर सबसे पहली बार काम किया था हमारे उत्तराखंड के अंदर। अच्छा, उत्तराखंड के अंदर ही अगर हम बात बोलें तो सिर्फ उत्तराखंड के अंदर नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया की बेल्ट का ये सबसे पहला न्यूज़पेपर छापा गया था, जिसकी छपाई सबसे पहली बार गाजियाबाद के अंदर स्टार्ट की गई एंड देन फिर उसको शिफ्ट किया गया था मसूरी के अंदर। बात को लिख लेते हैं। ये जो न्यूज़पेपर था ये नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ उत्तर भारत का सबसे पहला ये अखबार था नॉर्थ इंडिया का। सिर्फ नॉर्थ इंडिया ही नहीं, हम कहें इसको हम बोल सकते हैं कि जितना भी हिमालयन रीजन था या फिर जितना भी ये पर्वतीय क्षेत्र था या फिर हिमालय क्षेत्र था, उस हिमालय क्षेत्र का भी ये सबसे पहला न्यूज़पेपर था जो मिस्टर जॉन मैकिनन साहब ने निकाला था। ये जो न्यूज़पेपर था स्टार्टिंग में ये गाजियाबाद में इसकी छपाई हुआ करती थी, गाजियाबाद के अंदर इसके प्रिंटिंग मशीन्स हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया था उत्तराखंड मसूरी में। तो फिर वहां से इसकी बाद में प्रिंटिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। वैसे जो न्यूज़पेपर था ये स्टार्टिंग में आग उगलता था किसके खिलाफ? जो उस टाइम के ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो काम हुआ करते थे, उनकी पॉलिसी हुआ करती थी, उसके अगेंस्ट में ये बोला करता था, लेकिन बहुत कम इसके फॉलोअर्स थे स्टार्टिंग में। आज ही देख लो भाई, हम गांव देहात में देखते हैं तो हर एक घर के अंदर तो न्यूज़पेपर नहीं आता है, या हर एक घर के अंदर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं देखते हैं। आज भी गांव के अंदर आप लोग चले जाए और ये न्यूज़पेपर छपा के इसमें इंग्लिश में, जो इंग्लिश कोई यहाँ जानता नहीं था, तो इसका इम्पैक्ट स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा यहाँ की जनता के ऊपर देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, बाद में जब धीरे धीरे लोग जागरूक होते चले गए, थोड़ा इंग्लिश का भी ज्ञान होता चला गया, तो फिर इन न्यूज़पेपर के बारे में विचार करना शुरू किया था लोगों ने। तो यहाँ से एक चीज और आप पूछी जा सकती है कि भाई इसकी लैंग्वेज क्या थी? ये एक तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज पर था, ये अंग्रेजी भाषा पर आधारित था। अंग्रेजी भाषा पर ये आधारित न्यूज़पेपर था या इंग्लिश लैंग्वेज बेस ये न्यूज़पेपर था। धीरे धीरे जब ये इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ और फिर 1857 रिवॉल्ट हुआ, 1857 की क्रांति हुई, देन उसके बाद फिर जो उस टाइम की सरकार थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के खिलाफ भी इसने काम करना शुरू किया, तो फाइनल जा करके इसके ऊपर बैन लगा दिया गया था। 1869 में इस न्यूज़पेपर को बंद कर दिया गया था। लेकिन इस न्यूज़पेपर ने यहाँ पर एक चिंगारी तो जगा दी थी कि भाई इस तरीके से भी बोला जा सकता है, इस तरीके से भी अपनी अभिव्यक्ति को डिलीवर किया जा सकता है। देन इसी के बाद ही एक जॉन लेंग साहब थे, उन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया 1850 में। 1850 में एक न्यूज़पेपर आता है, नाम इनका था मैफिस लाइट नाम से ये न्यूज़पेपर था। ये भी जो न्यूज़पेपर था ये एक ब्रिटिशर या फिर एक अंग्रेज अधिकारी ही थे, उन्होंने छापना स्टार्ट किया था। वैसे अधिकारी ना कह करके हम अगर लॉयर बोलें, लॉयर बोलें, वकील बोलें, बैरिस्टर बोलें,
हम ये शब्द ज़्यादा अच्छे से बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एक वकील साहब थे जिन्होंने इस न्यूज़पेपर पर काम करना शुरू किया था। नाम था इनका जॉन लेंग। जॉन लेंग साहब थे जिन्होंने इस न्यूज़पेपर के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था। अच्छा, जॉन लेंग, इनके बारे में अगर हम बात करें तो आपने रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम सुना होगा। तो रानी लक्ष्मीबाई जी का जो केस था वो यही लड़ रहे थे। तो आप समझ सकते हो, अगर ये रानी लक्ष्मीबाई जी की तरफ से लड़ रहे हैं तो इनके न्यूज़पेपर में भी अगेंस्ट किसके होंगे? ब्रिटिशर्स के। सीधी सिंपल सी बात है। 1850 में चीज शुरू हुई थी और 1857 में 1857 के रिवॉल्ट में जब देखो स्टार्टिंग से ये अगर आग उगलेंगे इस तरीके से अगेंस्ट में, तो भाई यहाँ पर जो मिस्टर डलहौजी थे, मिस्टर डलहौजी इनके ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात करते हैं कि भाई साहब ये तो बहुत गलत है, साम्राज्यवाद, ये हमारे साम्राज्य के विरोध में बातें करते हैं। साम्राज्य कहने का मतलब एम्पायर, ये हमारे एम्पायर के अगेंस्ट में बातें करते हैं और ये मतलब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस तरीके से। लेकिन जितनी भी बात करते थे सब लीगल फ्रेमवर्क में बात करते थे, तो इनके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाया जा सका था। तो क्योंकि पढ़े लिखे आदमी है, बैरिस्टर है, तो हर चीज अकॉर्डिंग टू लॉ काम कर रहे हैं। भाई बताओ कहां पे मैंने लॉ ब्रेक किया है? तो इनका बाल बाका नहीं किया जा सका। और अगर मैं बात करूं आगे आने वाले टाइम तक की, 2003 में, यस 2003 में ये जो न्यूज़पेपर था इसको दोबारा से लाइट में लाया गया है। ये दोबारा से हमारे सामने अब लाइट में लाया गया है जयप्रकाश उत्तराखंडी जी के माध्यम से 2003 में। जयप्रकाश उत्तराखंडी, इनके माध्यम से ये न्यूज़पेपर दोबारा से लाइट में लाया गया है। तो मेफिस लाइट नाम कर का ये न्यूज़पेपर 1850 की अगर हम लोग बात देखें। वैसे न्यूज़पेपर तो बहुत सारे हैं, आपको थोड़ी थोड़ी सी जो डिटेल्स अगर हम देख रहे हैं तो हार्डली 7-8 न्यूज़पेपर ऐसे हैं जिनके बारे में आपको इसी तरीके की इतनी ही इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। नहीं तो बाकी न्यूज़पेपर हैं उनका आपको ईयर से भी काम चल जाएगा। अगर हम अपने आयोग को देखें तो हमारे आयोग ने मोस्टली यही 7-8 न्यूज़पेपर से ही क्वेश्चन बना करके पूछे गए हैं। इन्हीं पर ही सबसे ज़्यादा आप फोकस कर लीजिएगा, इनसे ज़्यादा आपको न्यूज़पेपर्स पे आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। आते हैं तो आप एलिमिनेटरी मेथड से क्वेश्चन आंसर सही कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो हम लोग फिर कभी बात करेंगे एलिमिनेटरी मेथड में मतलब। फिर नेक्स्ट है समय विनोद न्यूज़पेपर, ये 1868 में आया था। 1868 समय विनोद बहुत इंपॉर्टेंट है। समय विनोद, समय विनोद के बारे में अगर बात करें तो देखो शब्द में ही क्या है, ये एक हिंदी भाषा का शब्द आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये न्यूज़पेपर इस वजह से ज़्यादा फेमस होगा हमारे उत्तराखंड में कि इस न्यूज़पेपर की लैंग्वेज हिंदी है, भाषा तो हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र है ये। उत्तराखंड का सबसे पहला हिंदी भाषाई समाचार पत्र, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ उत्तराखंड, जिसकी लैंग्वेज क्या थी, हिंदी, हिंदी लैंग्वेज बेस पर। और इसके जो फाउंडर थे वो थे जयदत्त जोशी जी। जयदत्त जोशी जी इसके एक तरीके से फाउंडर थे। और ये न्यूज़पेपर नैनीताल में छपता था, नैनीताल में इसकी छपाई होती थी। और ये न्यूज़पेपर बंद भी बहुत जल्दी हो गया था,
1878 के वर्नाकुलर एक्ट में। अच्छा, अब ये वर्नाकुलर एक्ट से क्यों इसको बंद कर दिया जाएगा, अब आपको बात समझ में आ रही होगी। वर्नाकुलर एक्ट की मेन कीवर्ड्स क्या थे, हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास के अंदर बात की थी कि भाई जो भी हिंदी भाषाई न्यूज़पेपर होंगे या जो भारतीय जो उसके अधिक वो होंगे स्वामी मतलब ऑनर होंगे, उनके ऊपर ही ये एप्लीकेबल है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को ये फाइनल अथॉरिटी दी जाती है। तो उस टाइम के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने इसको बैन कर दिया था न्यूज़पेपर को, अकॉर्डिंग टू लॉ, अपने लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे यहाँ पर पहला हिंदी भाषा का एक अखबार था जो वर्नाकुलर एक्ट से बाधित या फिर बंद कर दिया गया था। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, कहने के लिए न्यूज़पेपर एक है लेकिन इस न्यूज़पेपर के अंदर समाये हुए दो न्यूज़पेपर है, जिसको हम बोलते हैं अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा न्यूज़पेपर 1871 में अल्मोड़ा न्यूज़पेपर हमारे सामने प्रकाशित होता है 1871 में, और सबसे पहले इस न्यूज़पेपर को इंट्रोड्यूस किया था बुद्धि वल्लभ पंत जी ने। बुद्धि वल्लभ पंत जी ने हम लोगों के सामने ये न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूस किया। अब देखो कॉमन सी बात है, अल्मोड़ा की हम बात कर रहे हैं, हम अपने उत्तराखंड के अंदर दो डिवीजन देखते हैं, दो मंडल देखते हैं आज के टाइम में, एक गढ़वाल मंडल है और एक कुमाऊं मंडल है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाएं कि कल जो अल्मोड़ा है वो कुमाऊं मंडल का हिस्सा है कि गढ़वाल मंडल का हिस्सा है, तो आप आराम से बोल दोगे कि भाई साहब ये तो कुमाऊं का हिस्सा है। और अगर कुमाऊं का हिस्सा है तो इस न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज होगी, जो भाषा होगी, वो भाषा भी कौन सी होगी भाई, वो भाषा कुमाऊनी होगी। कुमाऊनी लैंग्वेज का उत्तराखंड का ये सबसे पहला न्यूज़पेपर था, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ उत्तराखंड that introduce in कुमाऊनी लैंग्वेज, कुमाऊनी भाषा में जिसको प्रकाशित किया गया था। अब ये जो न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर के साथ कुछ बड़े रोचक किस्से भी जुड़े हुए हैं, जैसे इस न्यूज़पेपर के कुछ हम संपादकों के बारे में बात करते हैं, कुछ इसके जो एडिटर्स रहे हैं उन एडिटर्स के बारे में बात करते हैं। इनके एडिटर्स में जैसे एक तो मैंने अभी बताया, कौन, बुद्धि वल्लभ पंत जी, इसके स्टार्टिंग के फाउंडर भी रहे हैं और मेन एडिटर भी रहे हैं। एक बहुत और इंपॉर्टेंट है जिनका नाम है बद्री दत्त पांडे जी। बद्री दत्त पांडे जी भी इसी न्यूज़पेपर के एक तरीके से एडिटर बने थे। अब बद्री दत्त पांडे जी का अल्मोड़ा न्यूज़पेपर के साथ जो कनेक्शन है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, आपके एग्जाम में एक स्पेशल से टॉपिक भी दिया गया है पर्सनैलिटी या फिर व्यक्तित्व का। अच्छा, एक चीज और है, जैसे जैसे आप लोगों के सामने कोई भी नई पर्सनैलिटी आती चली जाए, जैसे हम बुद्धि वल्लभ पंत जी के बारे में बोल रहे हैं, ये एक अच्छी ग्रेट पर्सनैलिटी है कि भाई एक अल्मोड़ा अखबार के साथ इनका नाम है, तो इनके बारे में मुश्किल से आपको 5 मिनट लगनी है। सिर्फ गूगल पर गए, बुद्धि वल्लभ पंत जी लिखा, विकिपीडिया खोला और मोटी मोटी सी इंफॉर्मेशन ले ली कि क्या, कि भाई कहाँ के रहने वाले थे, मेन इनका कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में रहा है, राजनीतिज्ञ थे ये या फिर साहित्य जगत से आप इनको देखते हैं या खेल जगत से इनको देखते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इनका मूल जो हमारे उत्तराखंड के इतिहास में योगदान रहा है वो चीज़ आपको देखना है, ये किस जगह के रहने वाले थे, कहाँ पर ये मूवमेंट इनके हुआ करते थे वो चीज़ देखनी है। इस तरीके की कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें देखनी है। चलो अब दोबारा से अपने इस पॉइंट पर आते हैं बद्री दत्त पांडे जी से।
जो बद्रीदत्त पांडे जी हैं 1913 से 1913 में इन्होंने किसको ज्वाइन किया था, न्यूज़पेपर को, ये आपके अल्मोड़ा अखबार को 1913 में 1913 में जुड़े और 1913 में ही इन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। इन्होंने बोला कि भाई ये जो न्यूज़पेपर है अभी हमारे पास 15 दिन में एक बार आता है, अब हम इसको साप्ताहिक करेंगे। ये 15 दिन में नहीं, अब ये एवरी वीक आएगा, हर हफ्ते आएगा। और यही न्यूज़पेपर था जिसमें 1921 का एक बहुत जबरदस्त जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था, उसकी बात को इसमें बड़ी जोरों शोरों से उठाया गया था अल्मोड़ा अखबार के अंदर, जिसको आप बोलते हैं कुली बेगार। और ये जो कुली बेगार 1921 में इतना ज्यादा सुर्खियों में आया था, उसके पीछे बनाया गया एक पेज था जो बद्रीदत्त पांडे जी इस अल्मोड़ा अखबार के माध्यम से धीरे धीरे लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पा रहे थे। और इसी के अंदर ही हम लोगों ने इससे पहले जो फॉरेस्ट मूवमेंट रहे हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर, उनके बारे में बात की है। तो जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे और उनकी जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी, जो वन नीति हुआ करती थी, उस फॉरेस्ट पॉलिसी को भी यहाँ के लोगों को धीरे धीरे इन्होंने क्या समझाना शुरू किया था कि भाई देखो किस तरीके से काम कर रहे हैं। धीरे धीरे इन्होंने हमारे सारे के सारे राइट्स, सारे अधिकार छीन लिए हैं। तो बद्रीदत्त पांडे जी ने अपने इन जो इंपॉर्टेंट आंदोलन थे उनका भी यूज इस अल्मोड़ा अखबार के माध्यम से किया। लेकिन अब आप एक बात कह सकते हैं कि सर आप तो झूठ बोल रहे हो। झूठ क्या बोल रहे हैं जी? कि सर ये जो अल्मोड़ा अखबार था इसके ऊपर तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था अप्रैल 1914 में। 1914 में बंद हो गया ये तो। और आप कह रहे कि 21 का ये भी कुली बेगार वगैरह सब इन पे के थ्रू ही चलाया है। हाँ जी बिल्कुल, आप भी सही हैं और मैं भी सही हूं। कैसे सही है जी? देखो 14 में जब उस तरफ वर्ल्ड वॉर वाली बातें आने लगी थी और इस तरफ गदर आंदोलन जो हमारा हुआ करता था, इस गदर आंदोलन की बातें उठने लगी थी बढ़िया तरीके से, तो उस समय ब्रिटिशर्स ने हर एक न्यूज़पेपर पर बैन लगा दिया था जो ब्रिटिशर्स की छवि को खराब कर रहा हो। वो हम लोगों ने पहले एक्ट पढ़े थे, अब आप उन एक्ट से कोरिलेशन बना लीजिएगा। उन सब चीजों को प्रतिबंधित कर दिया गया था जो इनकी छवि को धूमिल करता हो। तो फिर यहां पर एक निर्णय लिया गया कि भाई साहब इन अखबार को भी बैन कर देते हैं, जो इस टाइप के अखबार हैं। तो उनकी कैटेगरी में अल्मोड़ा अखबार भी आया। तो बद्रीदत्त पांडे साहब ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, बंद कर दे तो क्या बात होगी। हम अकॉर्डिंग टू लॉ, हम कानून के तहत एक न्यूज़पेपर छाप बनाएंगे जिसका नाम होगा शक्ति। हम कानूनन एक न्यूज़पेपर लॉन्च करते हैं जिसका नाम है शक्ति। कहने के लिए जो शक्ति न्यूज़पेपर था ये 1914 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, लेकिन ये शक्ति न्यूज़पेपर एक तरीके से अल्मोड़ा अखबार का एक दूसरा नाम ही था। इसका बदलता स्वरूप ही आप इसको कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम था ये। और ये जो शक्ति नाम का जो न्यूज़पेपर हम लोग देखते हैं, इसी न्यूज़पेपर के माध्यम से बद्रीदत्त पांडे जी और आगे आने वाले जो इनके साथ के जो साथी लोग थे, इस न्यूज़पेपर के माध्यम से ही यहाँ पर प्रचार प्रसार करने का काम करते थे। और इसी न्यूज़पेपर से हम लोग देखते हैं कि जो कुली बेगार जो मूवमेंट यहां पर चला था, प्लस जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन हम लोग देखते हैं, गांधी जी का असहयोग आंदोलन, उन सब की जो प्रचार प्रसार करने का काम था, वो सब चीज हम लोग इस शक्ति न्यूज़पेपर से देखते हैं, जो उत्तराखंड के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रहा, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर रहा। तो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है अल्मोड़ा न्यूज़पेपर से। इवन अगर वो शब्द आपको वहां ना मिले तो शक्ति जो न्यूज़पेपर है उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थे। और कुछ एक दो और हैं इसके संपादक, जिसमें जीवानंद जोशी जी हैं और लीलानंद जोशी भी हैं। एक थर्ड, जैसे हम संपादक की बात कर रहे हैं
तो जीवानंद जोशी एंड फोर्थ लीला नंद जोशी। ये कुछ और जो संपादक हैं, एडिटर्स हैं, इनका नाम है। तो ये न्यूज़पेपर इसी का ही एक एक्सटेंशन माना जाता है। वैसे कुछ और न्यूज़पेपर हैं, बट उन न्यूज़पेपर से आपको ज़्यादा चीज़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुछ चुटकी भर चीज़ें आपको पता हो, जैसे उनके नाम, जैसे मसूरी सीजन एक नया एक न्यूज़पेपर था, 1872 में आया, शायद इसका नंबर क्या था, 4th होगा। मसूरी सीजन, ये मसूरी सीजन कब, 1872 में आया, और 2 अंग्रेजों ने इस न्यूज़पेपर पर काम किया, जिनमें एक थे कार्ल मैन और दूसरे थे जॉन नॉर्थम। कार्लमैन और जॉन नॉर्थम। मसूरी सीजन, और भी हैं न्यूज़पेपर इसी टाइम ड्यूरेशन के। 5th हिमालयन क्रांति दल, जो ऊपर जॉन नॉर्थन साहब थे, नॉर्दम साहब, इन्होंने ही इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था 1875 में। जॉन नॉर्थम साहब ने। ठीक, फिर एक दो और हैं, जैसे सुदर्शन समाचार पत्र, ये 75 में आया। द ईगल, ये मार्टिन साहब ने 1878 में लेकर के आए, द ईगल। और तराई गजट 1889 में आया, और हिमालयन स्टार 1890 के अंदर आता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे और न्यूज़पेपर थे जो फर्स्ट फेज के अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में कुछ आपको एडिशनल चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम पहुंचते हैं सेकंड फेज पर, तो थोड़ा सा एक 5 मिनट का रेस्ट कर लेते हैं। सेकंड फेज में सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर छपे, उसका कारण क्या था वो अभी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं, 1 मिनट। साथ साथ में नोट्स आप प्लीज़ ज़रूर बनाते चलिएगा। चलो पहले एक छोटा सा इसका बेस समझ लेते हैं, देन फिर हम लोग इसकी आगे की कहानी पर बात करते हैं। देखो, ये जो फेस है, इस फेस में देखो, पहले फेस में मोस्टली अगर आपने ठीक से ध्यान दिया हो तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो ब्रिटिशर्स यहाँ के न्यूज़पेपर पर अपना डोमिनेंस जमाए हुए हैं, मोस्टली अंग्रेज यूरोपियन एक तरीके से। बट अब ये वाला जो फेस निकल कर के आएगा, जिसमें लोगों को अब धीरे धीरे पता चलने लगा था कि उनके राइट्स क्या क्या हैं, उनके अधिकार क्या क्या हैं। वो अब लंदन में अलग अलग जगह पर पढ़ कर के आ चुके थे, तो उनको लिखने का राइट, पढ़ने का राइट, वो सब चीज़ों के बारे में नॉलेज थी, कानून के बारे में धीरे धीरे नॉलेज होने लगी। तो उन्होंने अंग्रेजों के हथियार से उन्हीं के ही ऊपर उसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ से सबसे ज़्यादा जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर हमारे सामने आने लगे थे, क्योंकि न्यूज़पेपर ही उस टाइम एक ऐसा बड़ा माध्यम हुआ करता था, मीडियम हुआ करता था, जिसके थ्रू अपनी बात को आसानी से यहाँ पर जो भी राजनेता हुआ करते थे, पॉलिटिशियंस हुआ करते थे, वो अपनी बात को आसानी से सामने ट्रांसफ़र कर सकते थे। लेकिन इस फेस में अगर स्पेशली हम लोग देखें तो जो न्यूज़ पेपर थे वो किस चीज़ के ऊपर ओरिएंटेड थे, उनका बेसिकली वर्क क्या था, वो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी होती थी, जो अंग्रेजी नीतियां हुआ करती थी, ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी हुआ करती थी,
पहले वाले फेस में हमने देखा कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी उसके मोस्टली नेगेटिव पार्ट्स को ही दिखाया जाता था, बट इस वाले फेस में जो ब्रिटिशर्स थे उन ब्रिटिशर्स की नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी दोनों ही पार्ट को दिखाया जाता था, क्योंकि आप नए नए न्यूज़पेपर छाप रहे हो भाई, आप नए नए दौर में आ रहे हैं, तो आपको अंग्रेजों के बारे में भी अच्छी अच्छी बातें बतानी पड़ेगी और ब्रिटिशर्स के बारे में भी उनके विरोध में भी बातें करनी पड़ेगी जिस चीज के लिए आपने स्टार्ट किया है। वहीं यहां सबसे ज्यादा जो न्यूज़पेपर छपेंगे वो छपेंगे स्थानीय भाषा में, रीजनल लैंग्वेज। स्थानीय भाषा में सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर का हम लोग इस टाइम ड्यूरेशन में विकास देखते हैं। मैंने आपको ये बात अपनी लास्ट क्लास के अंदर बताई थी कि लैंग्वेज के बेस पर यहाँ पर जो जर्नलिज्म है वो कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, और उसमें हमने एक एग्जाम्पल भी बात की थी कि वहाँ पर एक रीजनल लैंग्वेज भी हम लोगों ने बात की थी, जिसमें स्पेशल से कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो आप उसको कनेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ इस फेस में सबसे ज्यादा स्थानीय भाषा के ऊपर जो है काम किया गया, प्लस इस फेस में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ाव देखने को मिला। जो नेशनल मूवमेंट थे, राष्ट्रीय आंदोलन का इन समाचार पत्रों के साथ सबसे ज्यादा जुड़ाव देखने को मिला, प्लस जो लोग थे, लोगों की आपस में कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिली हम लोगों को इस फेस के अंदर। अब देखो ये हर चीज अब इंपैक्ट डालेगी किसके ऊपर, यहाँ की पत्रकारिता पर। जो यहाँ पर समुदाय थे, समुदाय मीन्स कम्युनिटी, जो समुदाय थे, एक समुदाय दूसरे समुदाय के साथ कनेक्टिविटी करता हुआ नजर आया, मतलब आपस में एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए देखने को मिले, आगे बढ़ने का प्रयास हुआ। प्लस सबसे ज्यादा अगर हम देखें इस टाइप के ड्यूरेशन में, अगर लैंग्वेज स्थानीय होगी तो डिमांड भी कहाँ होगी, स्थानीय होगी। तो इस वाले फेज के अंदर जो सबसे ज्यादा जो फोकस होगा इन न्यूज़पेपर का वो स्थानीय मांग का होगा, रीजनल डिमांड्स। मीन्स में लिखने के लिए कई बार आ जाते हैं 2-2 नंबर में, 5-5 नंबर में, तो वहां पर ये पॉइंट्स बड़े काम आ जाएंगे कि बताओ इस फेज की इंपॉर्टेंट बात क्या थी जर्नलिज्म की। भाई साहब ये सबसे ज़्यादा रीजनल डिमांड के ऊपर आधारित था, और वहीं जब हम लोग उस फेज में जाएंगे तो वहाँ पर नेशनल डिमांड बन जाएगी। जो रीजनल लोकल न्यूज़पेपर भी हैं वो भी नेशनल डिमांड की बात करेंगे जब हम उस फेज के अंदर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी कॉमन बातें हैं। जुड़ाव राष्ट्रीय आंदोलन के साथ भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो रीजनल की, अपने लोकल जो हमारी डिमांड्स हैं उनकी यहाँ पर की जा रही है। तो अब इन सब चीजों के बेस पर यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर हमारे पास निकल करके आएंगे। टोटल न्यूज़पेपर हैं 15, बट उन 15 में से आपको 3-4 के ऊपर ही काम करना है। 3-4 के बारे में ही सबसे ज्यादा आपको जानकारी लेनी है, बाकी आप रफली उनके नाम तक सीमित रहिएगा, प्लस डेट, कब वो प्रकाशित किए गए, और उससे ज़्यादा आपको नहीं उनमें पढ़ना है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, देन फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास। साथ साथ में नोट्स प्लीज़ ज़रूर बनाते रहिएगा अपने।